नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज राज्य के सिरमौर तथा किन्नौर को छोड़कर 9 जिलों के शिक्षण संस्थान बंद रखे हैं। रेड अलर्ट तथा खराब स्थिति के चलते ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला व लाहौल स्पीति के केलांग तथा उदयपुर में आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का प्रशासन ने फैसला लिया था। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में कल सुबह 5 बजे तक फिर रेड अलर्ट रहेगा, क्योंकि जो रेड अलर्ट का सर्किल होता है वो 12 घंटे के लिए होता है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये रेड अलर्ट इन जिलों में कल सुबह 8:30 पर रहेगा। हालांकि चंबा जिला को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज दोपहर के बाद या बारिश धीमी पड़ गई या कई जगह बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। बावजूद इसके अभी भी कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़क मार्ग टूट चुके हैं। इसके चलते कल चंबा जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को फिर बंद रखने का फैसला लिया है। यानी कि बुधवार को भी चंबा जिला के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। कुल्लू जिला के बंजार, मनाली और कुल्लू सब डिवीजन में शिक्षण संस्थान कल फिर बंद रहेंगे। हालांकि आनी और निर्मंड को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने फैसला लिया कि देर शाम को एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा, फिर इन दोनों सब डिवीजन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कांगड़ा, मंडी और ऊना ये 3 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें 50-50% संभावना है, यानी कि कल स्कूल खुल भी सकते हैं, कल बंद भी रखा जा सकता है। क्योंकि इन तीनों जिलों को लेकर जो हमारी बात हुई है उसमें डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा का कहना है कि अभी तक हम पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है, क्योंकि मौसम का रेड अलर्ट है, लेकिन बारिश थम चुकी है। उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा समय तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर परिस्थितियां बेहतर नहीं हुई तो एक बार फिर रात को 8-9 बजे के आसपास तक रिव्यू लिया जाएगा और कांगड़ा के स्कूलों पर फैसला लेंगे। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने भी यही कहा कि हम एक बार फिर रिव्यू लेने के बाद ये तय करेंगे कि मंडी स्कूलों का क्या करना है, क्योंकि अभी भी थुनाग तथा बाली चौकी और ऐसे पद्धर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल पहुंचना मुश्किल है। डिप्टी कमिश्नर मंडी ने भी कहा कि कितने दिन आखिरकार स्कूलों को बंद रखेंगे, बच्चों की पढ़ाई को कितना बाधित करेंगे। उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट कल सुबह 8 बजे तक जरूर है, लेकिन एक बार फिर हम रात को 8-9 बजे के आसपास रिव्यू करेंगे और फिर लास्ट कॉल लेंगे क्या करना है। यही स्थिति डिप्टी कमिश्नर ऊना ने कही है। उनका कहना है, जतिन लाल से जब हमारी बात हुई कि ऊना को लेकर भी हम देर शाम को रिव्यू करेंगे, कि ऊना की स्थिति का आंकलन सभी एसडीएम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से करने के बाद लिया जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा और मंडी 3 जिले ऐसे हैं जिसका रिव्यू करने के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल्लू के 3 सब डिवीजन जिसमें बंजार है, कुल्लू है, इसके अलावा मनाली है, इनमें बंद रखने का फैसला लिया गया है। चंबा जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। बाकी तमाम डीसी, चाहे वो डीसी शिमला अनुपम कश्यप हो, डीसी शिमला मनमोहन शर्मा हो, या फिर डीसी सिरमौर प्रियंका हो, या डीसी किन्नौर अमित हो, इन तमाम डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उनके जिलों में स्थिति सामान्य है, बेहतर है और वहां पर स्कूल खोल दिए जाएंगे। फिलहाल बारिश थमने के कारण इन जिलों में इन तमाम जिलों में स्कूल खुल भी सकते हैं, क्योंकि तमाम जिलों ने जिस प्रकार से बात हुई, उनसे डिस्कशन हुई, उस आधार पर इन्होंने कहा है कि हम देर रात को रिव्यू करेंगे, फिर फैसला लेंगे। चाहे वो मंडी की बात हो, कांगड़ा की हो, फिर ऊना की बात हो, देर शाम को रिव्यू किया जाएगा। हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और बिलासपुर ने कहा कि फिलहाल कल स्कूल खुलने की पूरी संभावना है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने पर एक बार फिर, जिस प्रकार से पिछले कल कहा कि विधानसभा के सदन में यह मामला उठा, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर ने यह मामला उठाया, इसके चलते आज शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को रिव्यू करने के लिए स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर आशीष कोहली, दूसरे उच्च अधिकारियों को बुलाया और इसमें भी सचिवालय में, माफ कीजिएगा, विधानसभा सचिवालय में इस पूरे मसले पर डिस्कशन हो रही है। हमारी इस मुद्दे पर कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री डॉ ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने कहा
कि एक पक्ष आया जिस प्रकार से डीसी हमीरपुर ने पत्र लिखा या कई विधायकों ने फीडबैक दिया। उन्होंने कहा इसको रिव्यू किया जा रहा है कि इस मामले में बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। हालांकि ये फैसला भी होगा क्योंकि इस समय भी विधानसभा सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक चली हुई है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इतना जरूर कहा कि हम एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि जिस दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन जारी होती है उस दिन जब बच्चों को छुट्टी दी जाएगी तो अध्यापकों को ये आदेश दिए जाने का हम प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जब तक नोटिफिकेशन ना हो ये अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारियों का मन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी कि क्यों ना उस दिन ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान कर दिया जाएगा। यानी जब डीसी डिप्टी कमिश्नर एसडीएमए के तहत डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन करेंगे स्कूलों को बंद रखने की, उसी दौरान ये एक लाइन ऐड कर दी जाएगी कि इस छुट्टी के दिन ऑनलाइन क्लासेस होगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि बरसात में और गर्मियों में जब लू चलती है, जब खराब मौसम होता है, इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को बंद रखना पड़ता है या फिर बर्फबारी में सर्दियों में स्कूलों को इक्का दुक्का दिन के लिए बंद रखना पड़ता है। तो शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि अधिकारियों को बुलाया। ये बैठक करीब 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगी और इसमें शिक्षकों को बुलाने पर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने पर फैसला लिया जा सकता है। और जो उन्होंने संकेत दिए, जो हिंट दिए, वो इतना जरूर कहा है कि वाकई अगर ऐसा लगता है कि टीचर्स को स्कूल नहीं बुलाना चाहिए, उन्होंने कहा इस पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की फीडबैक लेना जरूरी है। साथ में शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये थोड़ा सा लॉजिक बेहतर नहीं होगा कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो टीचर कैसे आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूसरे तमाम कर्मचारी भी अपने दफ्तरों तक पहुंचते हैं, लेकिन ये बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या वाकई लंबे दिन तक छुट्टियां चलेंगी तो लंबे दिन टीचर स्कूल आकर क्या करेंगे। इसलिए हम ऑनलाइन, जिस प्रकार से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जिस दिन छुट्टी हो टीचर्स अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले लें ताकि बच्चे भी व्यस्त रहे, टीचर भी बिजी रहे और हिमाचल प्रदेश के छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। इस मसले पर आज बैठक चल रही है और इस पर आज बड़ा फैसला देर शाम तक हो सकता है। यह भी है कि विधानसभा के ड्यूरिंग हो सकता है ये निर्णय बाद में लिया जाए, क्योंकि 15 सितंबर के आसपास तक अभी हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम चलना है। इसके बाद भी आगे सर्दियां आएंगी, बर्फबारी होगी, फिर ये परिस्थितियां पैदा होंगी, फिर गर्मियों में फिर लू चलेगी। इसलिए ये इतना जरूर कहा गया कि एक बार जो फैसला हो जाए वो बदला ना जाए, उसे धरातल पर पूरी तरह से लागू किया जाए। और इस पर उच्च अधिकारियों का शिक्षा मंत्री ने आज सुबह ही फीडबैक मांग लिया था और इस मुद्दे पर इस समय विधानसभा सचिवालय में बैठक चल रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के तबादला आदेशों के दौरान छुट्टी पर जाने पर, जब कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है और वे छुट्टी पर चले जाते हैं, इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया था, उसे विड्रॉ कर लिया है। और अब सरकार के आदेश पर स्थानांतरण के दौरान विदाउट पे अवकाश पर रहने वाले शिक्षक अपने अकाउंट से छुट्टियां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने अकाउंट से छुट्टियां वहां पर उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2014 को जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था दी थी कि तबादले के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण के दौरान अनुपस्थित अवधि पर कोई होता है तो कर्मचारी अपने अकाउंट से छुट्टियां अवेल कर सकता है। अब सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। और सबसे पहले, क्योंकि ये कार्मिक विभाग का ऑर्डर है, इसे शिक्षा सचिव ने लागू किया है। शिक्षा सचिव ने अपने डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिखी है कि इस चिट्ठी को विड्रॉ कर लिया गया है और इसके अनुसार अब सभी शिक्षण संस्थानों को ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अब तबादले के दौरान कोई शिक्षक अगर विदाउट पे छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी सर्विस ब्रेक मानी जाएगी। इसके तहत तबादले के बाद संबंधित स्टेशन पर ज्वाइनिंग देनी होगी, अन्यथा उस शिक्षक के नियमित होने में दिक्कत आ सकती है और सर्विस भी ब्रेक हो सकती है। यानी कि जो टीचर्स, क्योंकि ये तो सभी विभागों पर लागू होगा, लेकिन ये चिट्ठी शिक्षा सचिव ने लिखी है डायरेक्टर को और डायरेक्टर ने इन आदेशों को, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या फिर ये संस्कृत कॉलेज हो, स्कूल हो, तमाम डिपार्टमेंट के एलिमेंट्री हायर एजुकेशन के तमाम विंग को ये चिट्ठी भेज दी है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के बाद जो 5, 7 या 2 दिन का समय मिलता है उसके भीतर आपको ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर ज्वाइनिंग नहीं दी, आप विदाउट पे चले गए, किसी दूसरी छुट्टी पर चले गए और बाद में अपनी वो छुट्टी एडजस्ट कर ली जो 2014 की नोटिफिकेशन थी, उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया है। इसके अनुसार अब ट्रांसफ़र के तुरंत बाद जितना समय मिलेगा ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, अन्यथा सर्विस ब्रेक मानी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापकों को एक मुश्त एलडीआर कोटे से रेगुलर करने का जो सरकार का मामला जो एक मामला था उसे हरी झंडी दे दी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पारित हुए इस फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग को इसकी नोटिफिकेशन जारी करने की डायरेक्शन सरकार ने जारी कर दी है। अब शिक्षा विभाग ने बाकायदा जीएडी से संपर्क किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की, क्योंकि कैबिनेट की प्रोसीडिंग अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में वापस आएगी, इस आधार पर एजुकेशन डिपार्टमेंट एसएमसी अध्यापकों को रेगुलर करने की प्रपोजल फाइल एजुकेशन मिनिस्टर के माध्यम से सरकार को भेजेगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगी। यानी कि जो विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश के एसएमसी अध्यापकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया था कि एलडीआर, क्योंकि 5% का कोटा मिल सकता है, 2000 से ज्यादा एसएमसी शिक्षक है, कोटा कम है, ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था। कैबिनेट का एजेंडा था कि एक मुश्त इन शिक्षकों को, एक मुश्त इन्हें एलडीआर के तहत इन्हें रेगुलर कर दिया जाए। कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस स्वीकृति के बाद अब इसकी प्रोसीडिंग, कैबिनेट की प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट को जाएंगी और इस आधार पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पैरा वर्कर्स ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात कर मांगों पर गौर नहीं करता है तो पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। इस धरने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंसराज, विनोद कुमार, रीना कश्यप और इंद्रदत्त लखनपाल भी पहुंचे और वहां पर धरने पर बैठे तमाम प्रदर्शनकारियों का हौसला अफजाई किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड में 126 गैर सरकारी सदस्य बनाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सहित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक के 14 अधिकारियों को इस बोर्ड में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को बोर्ड का सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वन विभाग की ओर से किए गए पौधारोपण कार्यों में घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा सामने आया। जहां पहले से ही हिमाचल प्रदेश में घने जंगल मौजूद थे, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पैसों को गोल मोल कर पौधारोपण दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर काम हुआ ही नहीं। कैग ने पैसे का दुरुपयोग करने पर अफसरों के खिलाफ जांच व कार्रवाई करने की कड़ी सिफारिश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल सदन में कैग रिपोर्ट पेश की थी। इसमें 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि के अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के भावी कार्यान्वयन के लिए अप्रैल 2016 से 2021 तक की अवधि की ऑडिट रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग ने जल विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की जानकारी नहीं ली और प्रयोक्ता एजेंसी से 198 करोड़ 73 लाख की अतिरिक्त निधि की मांग नहीं की, इसमें विफल रहे। यह भी बताया गया कि तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए कोई जलागम क्षेत्र शोधन योजना नहीं बनाई गई। खासकर चंबा जिला के बजोली होली प्रोजेक्ट के तहत किए गए पौधारोपण कार्य का स्थल निरीक्षण बिना किए ही बदल दिया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 83% वनीकरण कार्य खुले अब क्रमित वनों के बाहर किए गए, जबकि 47% वनीकरण कार्य पहले से ही घने जंगल व इलाकों में किया गया। यानी जहां पूरी तरह से घने जंगल थे वहां पर गोलमाल करके प्लांटेशन दिखा दी गई। इससे अब यह सवाल उठता है, क्या इन इलाकों में पौधारोपण की जरूरत थी? ये हम नहीं, ये कैग ने बड़ा सवाल उठाया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच हो रही तबाही के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपदाओं को लेकर एक पोस्ट करते हुए सड़क निर्माण कार्यों में बड़ी शर्त रखने का ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, हिमाचल एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजरा है। अंधाधुंध सड़क निर्माण, वैश्विक तापमान वृद्धि, अचानक आने वाली बाढ़ और वनों की कटाई के कारण हमारी पहाड़ी भूमि पर भारी विनाश कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब कोई भी सड़क परियोजना
तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उसका पूर्ण भू वैज्ञानिक और पर्यावरण अध्ययन न हो जाए, यानी साइंटिफिक रिपोर्ट ली जाएगी तब सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऐसी सड़कें बनाएंगे जो पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा, वनीकरण को हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। इसके लिए हम स्थानीय समुदायों को भी जोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिवादी प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता की करुणामूलक के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर उचित फैसला लें। याचिकाकर्ता के अनुसार उसका पति शिक्षा विभाग में टीजीटी पद पर कार्यरत था और सेवा काल के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद पत्नी निशा कुमारी ने करुणामूलक के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग की ओर से बार बार अनुरोध करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता का आवेदन 9 जून 2021 को ही संबंधित अधिकारियों को भेजा जा चुका था, लेकिन उस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि करुणा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विधानसभा की खबरों की बात करें तो विधानसभा के मानसून सत्र में आज सदन में बंद हुए उद्योगों को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद जवाब से असंतुष्ट भाजपा के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने प्रदेश में बंद हुए उद्योगों का मामला उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि कई कारणों से उद्योग बंद होते हैं। पिछले 2.5 साल में 115 उद्योग बंद हुए हैं, इनमें 55 दोबारा नए निवेशकों की ओर से शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इसी सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार यानी जयराम सरकार के इसमें कई गलत नीतियां अपनाई गई। उद्योगों को सस्ती दरों पर भूमि दी गई, बिजली पानी का बंदोबस्त मुफ्त किया गया। हम इन सब मामलों की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नई औद्योगिक नीति भी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जब पूर्व सरकार के समय के उद्योगों को दी गई रियायतों का उल्लेख करना शुरू किया तो भाजपा विधायकों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए नारेबाजी करने शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि भाजपा का आरोप था कि मुख्यमंत्री बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, कोई पूछा कुछ और गया है, घुमा कहीं और रहे हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि हमने सीधा पूछा कि हिमाचल प्रदेश में क्यों विद्युत की क्यों यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्यों इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पिछली सरकार की बात कर रहे हैं और बिना वजह भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो कि सिद्ध करना एक चुनौती है। इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास पिछली सरकार में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने मात्र कौड़ियों के दाम पर 3 कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए जमीनें खैरात में दे दी। कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। सरकार इसकी गंभीरता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष पूरी तरह से कन्फ्यूज है और परेशानी की स्थिति में है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्री जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से उसने औद्योगिक क्षेत्र को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य को मेडिकल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं मिली थी, लेकिन वर्तमान सरकार उद्योग बचाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ, उल्टा बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के कारण उद्योगपति हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने से डर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के परिवार के लोगों पर भी कई तरह का दबाव डाल रहे हैं, यानी कि कई तरह के यहां पर जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए। इसके बाद विधानसभा में एक और चौंकाने वाला वाक्य देखने को मिला। सदन में भाजपा विधायकों के राजस्व मंत्री से जुड़े कई प्रश्न थे। प्रश्नों की सदन में घोषणा होने के बावजूद भाजपा विधायकों ने चुप्पी साध ली, यानी कि भाजपा विधायकों के प्रश्न पढ़े जा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष उनके सवालों की घोषणा कर रहे थे, लेकिन जो सवाल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से जुड़ा था उस पर भाजपा के विधायक रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने राजस्व मंत्री का सदन के भीतर बहिष्कार किया है, न उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा
जाएगा, ना उनका जवाब सुना जाएगा, ना कोई उनसे कन्वर्सेशन करेगा, ना कोई उनसे आई कांटेक्ट करेगा, ना कोई रिएक्ट करेगा। इस कारण आज जब राजस्व मंत्री बोलने लगे तो भाजपा विधायक चुपचाप बाहर चले गए। इस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। अध्यक्ष ने कहा यूं ही चलता रहा तो राजस्व मंत्री से जुड़े सारे सवालों को क्यों ना प्रोसीडिंग से जो कार्रवाई है उससे डिलीट कर दिया जाए। इस पर भाजपा अड़ गई और भाजपा ने कहा कि क्यों डिलीट कर दिया जाए, जब कोई विधायक सवाल पूछता है उसका रिटन रिप्लाई भी आ जाता है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि अब राजस्व मंत्री का जो भी राजस्व मंत्री से जुड़ा सवाल होगा, अगर कोई विपक्ष का विधायक पूछता है तो उसका लिखित रूप से जवाब मुख्यमंत्री के हवाले से दिया जाएगा। इस पर विपक्ष मान गया, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर अड़ गए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि अगर विपक्ष ने राजस्व मंत्री के प्रश्न नहीं पूछने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक तो अपना सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि मान लो कोई विपक्ष का विधायक सवाल पूछता है और उसमें सप्लीमेंट्री कोई क्वेश्चन अगर सत्ता पक्ष का रूलिंग का है, तो क्या इस अधिकार से रूलिंग के विधायक को इसलिए वंचित कर दिया जाए कि सत्ता पक्ष के विधायक राजस्व मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं। यानी इस पूरे मामले पर जब अखेड़ा खड़ा हुआ तो अंततः विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व मंत्री से संबंधित विपक्ष के तारांकित प्रश्नों को अब अतारांकित यानी अनस्टार्ट प्रश्न के रूप में लिया जाएगा। व्यवस्था के तहत सदन के भीतर विपक्ष द्वारा नहीं पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों को अब लिखित माना जाएगा, रिटन उसके लिखित रूप से जवाब दिए जाएंगे। यानी सदन के भीतर जो भाजपा का एक स्टैंड था कि राजस्व मंत्री का बहिष्कार रहेगा, उस पर भाजपा ने आज अपनी पूरी बात मनवा ली। प्रश्नकाल में आज कई विधायकों ने सदन में कई मुद्दे उठाए। चंबा के विधायक नीरज नैयर और जनक राज ने एनएचपीसी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के रोजगार मुआवजे तथा हकों का मुद्दा उठाया। इसी तरह से गगरेट के विधायक राकेश कालिया द्वारा आत्मा योजना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा जिला ऊना में कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के अंतर्गत 347 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है। इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन द्वारा भूमि रिकॉर्ड पर पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड की जमाबंदियों के डिजिटलीकरण के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा नक्शों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बिलासपुर तथा सिरमौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में पूरी कर ली गई है। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने जीओआई लाइब्रेरी के पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित बारे सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा सरकार द्वारा जेओए लाइब्रेरी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को अधिसूचित कर दिए थे और इस भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से अब सीधी भर्ती के माध्यम से 100 रिक्त पदों को भरने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। वल के विधायक इंदर सिंह गांधी द्वारा पूछे गए सांसद विधायक निधि के सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा नगर परिषद नेर चौक व नगर निगम मंडी के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए गत 3 वर्षों में सांसद विधायक निधि के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि जारी की है, जिसमें 17 लाख रुपए की धनराशि विभिन्न वार्डों के कार्यों में खर्च की जा चुकी है। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बारे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 46 करोड़ 74 लाख 37 हजार रुपए की धनराशि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को दी गई है। सबसे अधिक धनराशि 9 करोड़ 40 लाख 63 हजार रुपए की नादौन क्षेत्र के लिए जारी की गई है। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने वह बैजनाथ के विधायक शोरी लाल द्वारा गौशालाओं पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कृषि व पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 260 गौसदन जिनमें 15 गौसदन सरकारी तथा 245 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। कांगड़ा के विधायक पवन काजल द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के दैनिक वेतन की वृद्धि बारे वित्त विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, ना की जाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का सरकार के पास कोई प्रपोजल नहीं है।
भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि मणिमहेश तथा मिंदल माता यात्रा मार्गों पर कचरा बढ़ने व पर्यावरण क्षति की समस्याओं के निदान के लिए स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन कमेटी अपने स्तर पर कार्य कर रही है। नाचन के विधायक विनोद कुमार और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल द्वारा मनरेगा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा 3 वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत कुल 3,356 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार व प्रदेश द्वारा जारी की गई है तथा कुल 3,303 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा प्रिविलेज मोशन के लिए लिखी गई चिट्ठी को विधानसभा स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सुधीर शर्मा का प्रिविलेज मोशन का नोटिस विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। उन्हें नियमों का हवाला देते हुए प्रिविलेज नोटिस लाना चाहिए था। इसे सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं देना चाहिए था। इसके बाद विधानसभा ने फैसला लिया कि बिना किसी नियम के प्रिविलेज मोशन लाया, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। दरअसल बीते कल सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने के आरोप लगाए थे। स्पीकर द्वारा प्रिविलेज मोशन को रिजेक्ट करने के बाद सुधीर शर्मा ने कहा कि वे इसे दोबारा नियमों के तहत लाएंगे। आज भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे पीटरॉफ में होगी। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और इसमें कई बड़े सरकार की घेराबंदी के लिए कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश की अपराध और हादसों की बात करें तो किन्नौर जिला के छोटा कंबा सड़क मार्ग पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 40 वर्षीय राजेश कुमार की मौत हो गई। राजेश कुमार सुबह अपनी अल्टो कार में छोटा कंबा सड़क मार्ग से गुजर रहे थे। हमीरपुर जिले के खवा गांव में पिछले कल अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों के ऊपर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में 5 लोग विपिन शर्मा, शशि शर्मा, ऋचा शर्मा, मुकेश और रमेश घायल हो गए। पिछले कल दरअसल शिक्षा विभाग के हेड मास्टर वीरेंद्र कुमार की दुखद मृत्यु हुई थी, जिनके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण शव को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में गुजरते समय अर्थी के ऊपर गौशाला की दीवार गिर गई। कांगड़ा जिला के कोटला बेड़ में एक निजी बस अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकरा गई और इसमें फंस गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर क्रैश बैरियर वहां पर नहीं होते फिर बड़ा हादसा हो जाता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLD 2025-27 के लिए सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए 28 अगस्त से प्रस्तावित दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया है। प्रदेश में 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। चंबा जिला के अधिकतर हिस्सों का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह कट चुका है, क्योंकि जितने भी संपर्क मार्ग हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, चाहे दूसरे सड़क मार्ग है, चाहे जोत वाला रास्ता है, तुनू हट्टी का है, दुनेरा है, बनीखेत है, सारे रास्ते चंबा जिला को शेष दुनिया से जोड़ने वाले बंद हो चुके हैं और अधिकतर स्थानों पर ना बिजली है ना पानी है और चंबा जिला के अधिकतर हिस्सों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है। सबसे बड़ी आफत भरमौर वैली में है, क्योंकि वहां पर हजारों यात्री जो कि मणिमहेश यात्रा के लिए निकले हुए थे, श्रद्धालु वहां पर फंस गए हैं। भरमौर होली का संपर्क मार्ग शेष दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। ना फोन कनेक्टिविटी वहां पर चल रही है, ना बिजली है, ना पानी है। पिछले करीब 48 घंटों से होली और भरमौर में बिजली पानी पूरी तरह से ठप है, कनेक्टिविटी ठप है और इस पूरे मसले को लेकर सरकार भी चिंतित है कि किस प्रकार से वहां संपर्क साधा जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि पूरी तरह से वैली के कट जाने के बाद अभी तक ये भी आंकलन नहीं लग पा रहा है कि वहां पर क्या बड़े स्तर पर रावी नदी का जो प्रवाह तेज हुआ, क्या वहां पर नुकसान है, किस प्रकार की दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं। इसे लेकर डीसी चंबा को जरूर निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी नेटवर्क, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी नेटवर्किंग की कंपनियां हैं, किसी का भी सिग्नल कैच होने पर किसी भी मोबाइल में आ जाए। जिस प्रकार से सिराज में 10 दिन के लिए ये सुविधा दी थी जब सिराज में भारी आपदा आई थी, तो चंबा जिला में भी उस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि इस कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए, क्योंकि चंबा में लगातार पिछले 70 से 72 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, जिससे बड़ी तबाही का वहाँ पर अनुमान है।
कुल्लू जिला में भी भारी नुकसान हुआ है। ओल्ड मनाली में आज सुबह 11:30 बजे मनालसू नाला के तेज बहाव में 3 घर बह गए। मनाली के बहंग में बीती रात को एक रेस्टोरेंट और 4 दुकानें ब्यास नदी में बह गई। नदी का पानी आलू ग्राउंड और बहंग में हाईवे से ऊपर से गुजरने लगा। प्रशासन ने आलू ग्राउंड और बहंग क्षेत्र को रात में ही खाली करवा दिया था। ओल्ड मनाली में मनालसू नाला में बना पुल बाढ़ से ध्वस्त हो गया। पिलर बहने से पुल टूटकर नदी के ऊपर लटक गया। इस वजह से ओल्ड मनाली बरुआ सनाग मझाच पलचान सोलंग कोठी का संपर्क पूरी तरह से कट गया। मनाली में ब्यास नदी और दूसरे नाले जबरदस्त तरीके से उफान पर हैं। ब्यास के तेज बहाव से ग्रीन टैक्स बैरियर के पास सड़क बुरी तरह डैमेज हो गई है, जबकि बिंदु ढांग के पास मनाली ले नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्यास में समा गया है। मंडी के बाली चौकी में देर रात जमीन धंसने के बाद 2 बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इन बिल्डिंग में 40 से ज़्यादा दुकानें चल रही थी। हादसे की आशंका को देखते हुए दोनों बिल्डिंग को 5 दिन पहले ही खाली करवा दिया गया था। वहीं ब्यास का पानी मंडी शहर के साथ लगती भ्यूली कॉलोनी तक पहुंच गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने 8 परिवारों के 40 से ज़्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। भ्यूली कॉलोनी में ब्यास का पानी लोगों के घरों की पहली मंजिल तक छू रहा है। अभी भी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे खतरा भी टला नहीं है। ब्यास का पानी पंचबख्त मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान ऊना, कांगड़ा, मंडी व शिमला में कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच फिर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इन 4 दिनों के लिए केंद्र द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, नदी नालों के किनारे बिल्कुल नहीं जाइए और देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।